चीन का थ्री गोर्जेस डैम के जब सभी जनरेटर अपनी पूरी पावर पर चलते हैं तो 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो इस डैम को दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला डैम बनाते हैं। थ्री गोर्जेस डैम में टोटल 3 पावर हाउस लगे हुए हैं और इन तीनों पावर हाउस में टोटल 32 जनरेटर है। यहाँ पे हर एक जनरेटर 700 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। लेकिन इस डैम को खुद को भी ऑपरेट करने के लिए हेवी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है, जिसके लिए 2 एडिशनल जनरेटर और लगाए जाते हैं जिनकी कैपेसिटी 50-50 मेगावाट की है। इस स्पिलवे के दोनों साइड में 2 पावर हाउस लगे हुए हैं। इस साइड को लेफ्ट बैंक बोलते हैं, इसमें टोटल 14 जनरेटर लगे हुए हैं और राइट बैंक के पावर हाउस में 12 जनरेटर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पावर हाउस अंडरग्राउंड है, जो 2012 में ही बनके तैयार हुआ। इसमें टोटल 6 जनरेटर है। यह पावर हाउस एक्चुअल में इस पहाड़ के नीचे बना हुआ है। हम एक जनरेटर की वर्किंग को डिटेल से समझ लेते हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस वीडियो के बाद में भी उसे देख सकते हो, जहां हमने इस डैम के कंस्ट्रक्शन की बात की है। टरबाइन से लेकर डैम तक एक बड़ा हेवी पाइप लगा रहता है, जिसको पेन स्टॉक बोलते हैं। इस पाइप का काम है डैम से मिल रहे पानी को टरबाइन ब्लेड पर प्रेशर के साथ में कंसंट्रेट करना। तो सबसे पहले पानी टरबाइन ब्लेड के पास में ही पहुंचता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में मल्टीपल टाइप के टरबाइन होते हैं, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की सबसे फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि ये 90% एफिशिएंसी पर काम करते हैं, जो मीडियम और हाई हेड टरबाइन होते हैं। अब फ्रांसिस टरबाइन की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है कि पानी इनके ब्लेड से टकराता है और चारों तरफ रोटेट करते हुए नीचे से इनके एग्जिट हो जाता है। यह टरबाइन के ब्लेड नीचे से ओपन होते हैं, तो जब पानी अपनी एनर्जी टरबाइन ब्लेड में ट्रांसफर कर देते हैं तो ब्लेड के नीचे से पानी एग्जिट कर जाता है और इस पानी को बाहर वापस रिवर में छोड़ दिया जाता है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। अपने इंडिया में किसी मिनिस्टर ने बोला था कि पानी से तो आप पूरी बिजली बना लोगे, फिर पानी में क्या ही बचेगा, और ऐसा पानी हम हमारे किसानों को नहीं देने देंगे जिसमें से बिजली ही निकाल ली गई हो। मैं सोच रहा हूँ अपने यहाँ पर कितने डीप नॉलेज वाले मिनिस्टर है। खैर, जब टरबाइन रोटेट करने लग जाता है तो अब जरूरत है जनरेटर की, जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सके। तो टरबाइन शाफ्ट ऊपर जनरेटर के रोटर से कनेक्टेड रहती है। अब टरबाइन जनरेटर को रोटेट करवाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जनरेटर की स्पीड सिर्फ 75 आरपीएम होती है, तो यह स्पीड हमारे थर्मल पावर प्लांट पर लगे जनरेटर से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट पे लगा जनरेटर 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करता है। अब थर्मल पावर प्लांट का जनरेटर बीच में कहां से आ गया? एक्चुअल में हम लॉन्ग दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, जिसके लिए हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड टरबाइन, इन सभी की पावर को एक साथ में कंबाइन करके आगे भेजते हैं, जिसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। और इन पावर प्लांट को एक साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यह सबसे पहली कंडीशन है। हमारे इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है और स्पीड का फ्रीक्वेंसी से सीधा रिलेशन है। यदि आप स्पीड कम करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी भी कम ही मिलेगी। अब यहाँ पर तो स्पीड का बहुत बड़ा गैप है, तो इसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए? तो इंजीनियर्स ने फिर एक अलग टाइप का जनरेटर डिजाइन किया, जिसको सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। यह जनरेटर स्लो स्पीड में ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इन जनरेटर के रोटर पे नंबर ऑफ पोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। जनरेटर के केस में स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स इन जनरेटर। अब सबसे पहले हम अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ही बात कर लेते हैं। हमें जनरेटर की स्पीड मिल रही है 75 आरपीएम और फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज चाहिए, जो कि फिक्स है। अब आप मुझे बताओ कि इस जनरेटर में कितने नंबर ऑफ पोल लगाए जाए ताकि मुझे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाए। सिंपल से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर 80 पोल्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको स्पीड नहीं मिल रही है तो आप जनरेटर में पोल्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ। यदि ऐसे ही आप विंड टरबाइन को देखोगे, जो बहुत स्लो रोटेट करते हैं, तो उनमें भी जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाकर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की अचीव कर ली जाती है। अब हम थर्मल पावर प्लांट पे लगे जनरेटर की तरफ चलते हैं, जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम होती है। और यदि हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स निकालें तो हमें सिर्फ 2 पोल मिलेंगे, जिसका फिर से सिंपल सा वही मतलब है कि यदि आपके पास में स्पीड अच्छी है तो आप नंबर ऑफ पोल्स को
कम कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए हम समझ लेते हैं कि पोल क्या होते हैं। यदि आपने बचपन में इस मैग्नेट को देखा हो तो इस मैग्नेट के दो साइड होती है जिसको हम नॉर्थ और साउथ पोल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। करंट आपको दिखाई नहीं देगा, वोल्टेज आपको दिखाई नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है जैसे लव होता है। तो ठीक इस मैग्नेट के पास में भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इसके पास में कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आओगे। तो या तो वह इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेट के पास में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो या तो कपल्स में लव होगा या फिर नहीं होगा। यह एक दूसरे को मनाने वाली जो सिचुएशन होती है कपल्स के बीच में, ऐसा मैग्नेट में कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप इस मैग्नेट को रोटर पर चिपका देते हो और रोटर के चारों तरफ स्टेटर वाइंडिंग को सेट करते हो तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगी, जिससे स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम वोल्टेज बोल देते हैं। और यही फैराडे का प्रिंसिपल है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसको कुछ फोर्स फील होगा और उस फोर्स को हम वोल्टेज ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटर है वह एक कंडक्टर ही तो है और उसके अंदर एक मैग्नेट घूम रही है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इतने बड़े जनरेटर में हम इस मैग्नेट को नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी एक लाइफ होती है। तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाते हैं जो एक वायर ही होता है जिसको ऐसे घुमा घुमा कर कोइल बना देते हैं। और जब इस कोइल में हम डीसी सप्लाई देते हैं तो यह सेम टू सेम एक मैग्नेट की तरह काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जनरेटर में आप डीसी सप्लाई कहां से दोगे। तो जनरेटर के शाफ्ट के ऊपर की तरफ एक छोटा डीसी जनरेटर लगा रहता है। तो जब जनरेटर रोटेट करना स्टार्ट करता है तो ये छोटा जनरेटर ये जो पोल्स वाली वाइंडिंग है इसको सप्लाई देता है, जिससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक्चुअल में इस पोल वाली वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। अब यह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरेटर है, इस पर इतने सारे पोल और फील्ड वाइंडिंग होती है कि इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और यह साइज में भी बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं। 3 गोर्जेस डैम पे लगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर का वजन 3000 टन से भी ज्यादा है। तो आप इस जनरेटर को हाई स्पीड में रोटेट करवा ही नहीं सकते, अदरवाइज यह मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाएगा। अब आप इन दोनों जनरेटर को एक साथ में देखो। थर्मल पावर प्लांट पे लगा जनरेटर का रोटर एक सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम ही सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस जनरेटर है, जिसकी एक्सियल लेंथ ज्यादा है। बेसिकली यह जो रोटर है इसको हाई स्पीड में रोटेट करने के हिसाब से ही बनाया जाता है। और यदि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जनरेटर के रोटर को देखोगे तो इसकी रेडियल लेंथ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर एक पोल से दूसरे पोल के बीच में एयर गैप बहुत है, तो इसकी वजह से भी यह स्लो स्पीड में रोटेट करते हैं। लेकिन यह कितना भी स्लो रोटेट करे पर यह थर्मल पावर प्लांट के बराबर पावर जनरेट करने में सक्षम है। बेसिकली इस जनरेटर को सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। इस तरीके से टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर को ट्रांसफर करता है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम आगे ट्रांसमिट करते हैं और हमारे घरों में हम यूज करते हैं। यदि आपकी दिलचस्पी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो हम इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल से मेंबर्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को जरूर से ज्वाइन करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you.